हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है आपका आरटीई एक्ट 2009 पढ़ रहे हैं। आरटीई एक्ट 2009 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 आपका कर लिया था और आज हम पार्ट 2 करेंगे। और पार्ट 1 में हमने लगभग 24 प्लस क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारी थ्योरी नहीं देखी है तो प्लीज़ थ्योरी जाके देख लीजिए, उसके बाद ही आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो संभावित हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, ओके। तो हमारा क्वेश्चन है 2002 में भारतीय संसद ने शिक्षा संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया था। तो हम जानते हैं कि 2002 में शिक्षा संबंधी संशोधन हुआ था, जिसे बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन। ओके, तो सीधा हो जाएगा हमारा ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन। तो हम सीधे ये आंसर जान लेते हैं ऑप्शन को ना देखते हुए। तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें शिक्षा संबंधी सुधार किए गए थे। फिर आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा प्रश्न है दूसरा कि पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा संबंधी प्रावधान। ओके, पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा संबंधी प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में किया जाता है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 45। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अनुच्छेद 45, क्योंकि यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात की गई है जो पूर्व बाल्यकाल में आते हैं। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व बालकाल के बच्चों की देखभाल की बात किस में की गई है और शिक्षा संबंधी प्रावधान ये अनुच्छेद 45 में किया गया है। हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध से है। ओके, क्या है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध से है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 52। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 20 हो गया, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, क्योंकि इसमें कहा गया है जीवन जीने का अधिकार। तो चीज़ें वही पूछी गई हैं कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। इसमें सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। फिर आगे का हमारा क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 51A के संबंध में शिक्षा के प्रति कर्तव्य बोध निम्नलिखित में से किसे माना गया है। माता को, पिता को या अभिभावक को या उपरोक्त सभी को। तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जितने भी कर्तव्य हैं माता पिता के हैं, यानी कि माता पिता अभिभावक सभी के ये कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आगे हमारा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से शिक्षा के किस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पारित किया गया था। प्राथमिक शिक्षा के लिए या प्रारंभिक शिक्षा के लिए या उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए या सभी के लिए। तो हम इसमें देखते हैं जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था, ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्रारंभिक सभी शिक्षा के लिए पारित किया गया था, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक वर्ग, उच्च प्राथमिक और उच्च जितने भी उच्च स्तर की शिक्षाएँ हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया था। फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी जिस योजना का समर्थन किया था वह किस नाम से जानी जाती है। देखिए, महात्मा गांधी ने एक बुनियादी शिक्षा दी थी, जिसे हम बेसिक शिक्षा भी बोलते हैं। बुनियादी शिक्षा दी थी जिसे हम बेसिक शिक्षा भी बोलते हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उसी समय वर्धा सम्मेलन चल रहा था, तो इसको हम वर्धा योजना भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्धा योजना। ओके, तो सबसे पहले हम फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि महात्मा गांधी ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी जिस योजना का समर्थन किया था वह किस नाम से जानी जाती है। तो उसे वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। ओके, फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है आपका कि भारत सरकार जिस संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा पत्र का पुरजोर समर्थक है वह किस वर्ष जारी हुआ था। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत सरकार
जिस संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा पत्र का पुरजोर समर्थक है वह किस वर्ष जारी हुआ था? तो यहाँ पे सीधे आपको आंसर बता देते हैं कि ये 1959 में जारी हुआ था। ओके, फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किस आयु सीमा वाले बच्चों से संबद्ध है? ओके, क्या पूछा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किस आयु सीमा वाले बच्चों से संबद्ध है? तो 6 से 14 वर्ष या 5 से 15 या 4 से 14 या इनमें से कोई नहीं। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और यही चीज़ें एनईपी जो नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें इसी को 3 वर्ष से 18 वर्ष तक कर दिया गया है। ओके, फिर आगे हम देखते हैं। आगे हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक है वह शिक्षा पाने का अधिकार है कहाँ पर? बताइए, गुरुकुल में या आश्रम में या विद्यालय में या मकतब में? तो सीधे सीधे स्पष्ट है कि विद्यालय में। ओके, फिर आगे हम देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि राज्य के भीतर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में छात्र के प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं? अगर छात्र एक ही राज्य में किसी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेता है और उस समय जो उसे प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हस्तांतरण पत्र या अंतरण पत्र या स्थानांतरण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र? तो स्थानांतरण पत्र दिया जाता है जिसे हम टीसी बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। आगे है कि विद्यालय अभिशासन एवं प्रबंधन का अभिप्राय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार है आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, अधोसंरचना की व्यवस्था या शैक्षिक मानकों की पर्याप्तता या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर हमारा मिलेगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है कि आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी होनी चाहिए, इसमें संरचना की व्यवस्था भी होनी चाहिए और शैक्षिक मानकों की पर्याप्तता, यानी कि पूरी तरह से शैक्षिक मानक पर्याप्त होने चाहिए। तो ये हमारा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य निम्न में से कौन है? विद्यालय कार्य की निगरानी करना, विद्यालय विकास योजना, अनुदान राशि की निगरानी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं ये विद्यालय प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापकों एवं प्रबंध समिति की सबसे बड़ी चुनौती निम्न में से कौन है? ड्रॉप आउट, अनियमितता, विद्यालय छोड़ना या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यापकों एवं प्रबंध समिति की सबसे बड़ी चुनौती निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर देखिए, बालकों के ड्रॉप आउट की भी बात की जाती है, विद्यालय को छोड़ने संबंधी भी समस्याएं होती हैं और अनियमितता भी होती है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। ओके, फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो सीधे हम जानते हैं कि 2009 में पारित हुआ था, तो हम सीधे 2009 लगा देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के संबंध में राज्यों को निम्न में से किस संबंध में छूट दी गई है? शिक्षा संबंधी शिकायतों के निवारण में या शिकायत समाधान तंत्र के रूप में या राज्य के अनुरूप शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सबसे जो सटीक आंसर है आपका, तो वो है राज्य के अनुरूप शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन करने के लिए इसमें छूट दी गई है, बाकी ये सारी छूटें नहीं दी गई हैं। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मानक नियम प्रलेख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिगम हेतु प्रस्तावित करता है। ऑप्शन है आपका विशेष प्रशिक्षण एवं विधि का, विशेष प्रशिक्षण एवं सामान्य विधि का, सामान्य प्रशिक्षण एवं विशेष विधि का या उपरोक्त सभी का। तो सबसे पहले हम एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मानक नियम प्रलेख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिगम हेतु प्रस्तावित है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि उनके विशेष प्रशिक्षण एवं विधि के लिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एक मिनट, ओके, तो आगे प्रश्न है हमारा, हाँ आगे देखिए हमारा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय में निर्योग्य बच्चों की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व किसे दिया गया है? फिर से प्रश्न को देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में
विद्यालय में निर्योग्य बच्चों की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व किसे दिया गया है? राज्य सरकारों को, केंद्र शासित क्षेत्रों को, या स्थानीय अधिकारियों को, या उपरोक्त सभी को। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पे, क्योंकि सभी लोगों को ये दायित्व दिया गया है कि जो निरोग बच्चे हैं उन्हें सुविधा उपलब्ध कराए। फिर अगला क्वेश्चन है कि विलंब से दाखिला पाए बच्चों के लिए जिस विशेष अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण का उल्लेख अधिनियम 2009 करता है उसकी न्यूनतम अवधि होगी। ओके, एक बार क्वेश्चन को और रिपीट करते हैं कि विलंब से दाखिला पाए बच्चों के लिए जिस विशेष अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण का उल्लेख अधिनियम 2009 करता है तो उसकी न्यूनतम अवधि होगी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका 3 महीने। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ें थ्योरी में छूट भी गई होंगी वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी आपकी। फिर आगे प्रश्न है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में विलंब से दाखिला पाए बच्चों के अधिगम उन्नयन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान है? कहने का मतलब है कि जो बच्चे देर से दाखिला पाते हैं तो उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए यानी अधिगम को उस स्तर तक लाने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? विशेष प्रशिक्षण का, विशेष शिक्षक का, या विशेष अधिगम सामग्री, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उनके लिए जो प्रावधान किया गया है वो विशेष प्रशिक्षण का है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विलंब से दाखिला लेने वाले बच्चों की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी होती है? मंदबुद्धि बच्चे, अपराधी वृत्ति वाले बच्चे, कुसामाजिक बच्चे, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर होगा कि जो बच्चे देर से दाखिला लेते हैं उनमें ये सारे बच्चे आ सकते हैं, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे है कि प्राथमिक विद्यालय में आवासीय सुविधाओं एवं शिक्षण माहौल। ओके, क्या है? प्राथमिक विद्यालय में आवासीय सुविधाओं एवं शिक्षण माहौल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? सुसज्जित कक्ष, स्कूल भवन व्यवस्था, गतिविधियों में सहभागिता, या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आवास में, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायक होता है? वाणी एवं विचार की स्वतंत्रता आपको ऑप्शन है, वर्ण एवं निर्णय की स्वतंत्रता, या शारीरिक स्वामित्व एवं भयमुक्ति, या उपरोक्त सभी। एक बार हम क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि कौन सा अधिकार बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायक होता है? तो इसमें जो है सारे ऑप्शन आपके सही होते हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर आगे हमारा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य के किस कार्य व कर्तव्य का प्रावधान करता है? एक बार हम और देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य के किस कार्य व कर्तव्य का प्रावधान करता है? यहाँ पर ऑप्शन आपका है विद्यालय की उपलब्धता, अध्ययन की सुनिश्चितता, या भेदभाव रहित शिक्षा, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों का जो है प्रावधान करता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर आगे हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? हम फिर से एक बार सही क्वेश्चन ला के यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ उपरोक्त सभी था। क्या दिया है? भारत सरकार द्वारा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुच्छेद 45 में चीज़ें कही गई हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व्यवस्था। तो ये अनुच्छेद 45 में ये चीज़ें बताया गया है इसमें। फिर देखते हैं अनुच्छेद 21A में दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। फिर है ऑप्शन सी है आपका संशोधन 86 यानी जो 86वां संशोधन हुआ है भारतीय संसद द्वारा 2002 में कार्यान्वित हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन सही सभी आपके सही हो जाएंगे। तो कौन सा युग्म सत्य है? तो इसमें सभी सत्य हैं। फिर आगे हम देखते हैं। आगे आपका है प्रश्न कि सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा में शामिल अधिकार हैं। अब देखते हैं कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। जीवन एवं राष्ट्रीयता का अधिकार, शिक्षा एवं सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल एवं शोषण मुक्ति का अधिकार, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार की घोषणा की गई थी उसमें ये सभी अधिकार शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आगे हम बात करते हैं कि पाठ्यचर्या का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? करिकुलम से है, कोर्स से है, सिलेबस से है, या उपरोक्त सभी से है। तो लगभग सारी चीज़ें समान ही हैं।
तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर आपका। फिर आगे का प्रश्न है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रमाण पत्र से है? विद्यालय का संबंध, या परीक्षा का, या नामांकन का, या मूल्यांकन का? तो सीधे हम देखते हैं मूल्यांकन का जो है संबंध प्रमाण पत्र से है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से मूल्यांकन का संबंध प्रमाण पत्र से है। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? बच्चे का समग्र विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का चारित्रिक विकास, या बच्चे का आर्थिक विकास? तो जो भी है उद्देश्य है तो सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं, तो यहाँ पर सर्वांगीण विकास या समग्र विकास आपका आंसर सही हो जाएगा। बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। फिर आगे की हम बात करते हैं। आगे है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा संबंधी पाठ्यचर्या के विषय में कौन सी विशेषता प्राधिकृत करता है? ओके, प्राधिकृत करता है। आपका आंसर ऑप्शन है समावेशी एवं लचीली पाठ्यचर्या, बाल केंद्रित एवं जीवनोन्मुख पाठ्यचर्या, या न्यूनतम अधिगम स्तर पाठ्यचर्या, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो भी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो यहाँ पर ये सारी बातें की गई हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक आपका एनसीएफ 2005 का आ गया है क्वेश्चन। क्या दिया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूली गृह कार्य हेतु आवंटित समय निम्नलिखित में से क्या है? कक्षा 2 कोई गृह कार्य नहीं, कक्षा 3 एवं 8 प्रति सप्ताह 2 घंटा गृह कार्य, कक्षा 10 तक प्रति सप्ताह 5-6 घंटा गृह कार्य, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो है कक्षा 3 एवं 8, 3 एवं 4 होगा, 8 नहीं होगा, 3 एवं 4 होगा, प्रति सप्ताह 2 घंटा गृह कार्य होगा ये चीज़ें, तो ये हो जाएगा आपका सही। फिर आगे हम बात करते हैं, 3 से 8 की बात की गई है, कक्षा 3 से 8। तो आगे हम देखते हैं, आगे आपका प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 1 मिनट, ओके, हम आगे बात करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में, अध्याय 4 की किस धारा के अनुसार एक अध्यापक को पाठ्यक्रम को विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा कराना अनिवार्य है? भाग 24 एवं धारा 29(2), भाग 29 एवं धारा 24(2), भाग 25 एवं धारा 25(2), या भाग 28 एवं धारा 29? तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भाग 24 एवं धारा 29(2). तो ये चीज़ों को देखिएगा, तो ये हो गई चीज़ें। आप थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, तभी आपके क्वेश्चन सही जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं, आगे है कि बाल अनुकूल और बाल केंद्रित विधियों द्वारा शिक्षण अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की किस धारा में उल्लिखित है? क्या दिया है? बाल अनुकूल एवं बाल केंद्रित जो विधियां हैं, ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इनकी अध्याय 4 की किस धारा में सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो सम्मिलित हैं ये भाग 29 उपखंड 2E में सम्मिलित हैं। हमने आपको बताया था कि कुल हमने अध्याय पढ़े थे, अध्याय आपके 7 होते हैं 2009 में, जितने भी अध्याय आपके 7 थे, अनुसूची आपकी 1 थी और धाराएं कुल 38 थीं। ओके, और सबसे बड़ी धारा भी हमने बात की थी, सबसे बड़ा अध्याय बात किया था तो वो 4 था। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। फिर हम आगे देखते हैं, आगे आपका प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 के भाग 29 उपखंड 2B का संबंध किससे है? तो बालक के सर्वांगीण विकास से, या शारीरिक विकास से, मानसिक या आंतरिक विकास से? तो सीधे सीधे स्पष्ट होता है इसी चीज़ से कि सर्वांगीण विकास से संबंधित है भाग 29। फिर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक को शारीरिक दंड, ओके, बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न की मनाही अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? भाग 24, भाग 26, भाग 25 या भाग 17? तो ये चीज़ें की गई हैं भाग 17 में, ये सारी चीज़ों की बात की गई है और ये आपका अध्याय 4 में आता है। अध्याय 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप वीडियो में जाके, थ्योरी की क्लास में जाके सारी धाराएं अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सारी धाराएं आपको डिटेल में पढ़ाई गई हैं। पूरा अधिकार अधिनियम 2009 NEP 2020 आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। फिर आगे हम बात करते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में अनुशासन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में
अनुशासन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शिक्षक शिक्षार्थी द्वारा परस्पर सम्मान, शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का सम्मान, विद्यार्थी द्वारा शिक्षक का सम्मान या अवज्ञा करने पर सजा का प्रावधान। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है? शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में अनुशासन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? शिक्षक विद्यार्थी द्वारा परस्पर सम्मान, ये अर्थ नहीं है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं आगे प्रश्न की। आगे हमारा प्रश्न है कि विद्यार्थी स्नेही मानवीय वातावरण बनाने में शिक्षक का कौन सा कार्य अनिवार्य नहीं है? विद्यार्थी के प्रति संवेदनशीलता, वंचित बच्चे के प्रति शालीनता, सहभागी क्रियाकलाप को प्रोत्साहन या अनुशासन क्रिया में कठोर वचन का प्रयोग। तो ऑप्शन से यह स्पष्ट है कि यहाँ पर अनुशासन क्रिया में कठोर वचन का प्रयोग क्या है, ये अनिवार्य नहीं है। ये कार्य विद्यार्थी के स्नेही मानवीय वातावरण बनाने में अनिवार्य नहीं है। फिर आगे हम बात करते हैं आगे प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि सामूहिक अधिगम के प्रबंधन पर सामूहिक अधिगम के प्रबंधन पर निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया है? अगर सीधे सीधे पूछा जाता है कि सामूहिक अधिगम के प्रबंधन पर किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया है, तो यहाँ पर सीधे हम बात करते हैं, कार्ल रोजर्स ने इन चीज़ों पर जोर दिया है, ये नोट कर लीजिएगा, सामूहिक अधिगम के प्रबंधन पर। फिर बात करते हैं आगे क्या है, माइक्रो ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के अधिगम को सुनिश्चित किया जा सकता है? माइक्रो ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी, इसके द्वारा जो है किस तरह के अधिगम को सुनिश्चित किया जा सकता है? तो क्या है, सामूहिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, विचार विमर्श अधिगम या उपरोक्त सभी। तो सारे वर्ड यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 4, उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं आगे प्रश्न की। आगे आपका प्रश्न दिया गया है कि विद्यार्थी में परस्पर विमर्श कैसे एक नई समझ पैदा करता है? विद्यार्थी में परस्पर विमर्श कैसे एक नई समझ पैदा करता है? समझ की तुलना से, ज्ञान के प्रशिक्षण से, कारण परिणाम जानने से या उपरोक्त सभी। तो इन सभी कारणों से बच्चों में क्या होती है, समझ पैदा होती है। फिर आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रकार सारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है? क्या पूछा है कि अधिगम के प्रकार में जो है सारे शैक्षिक उद्देश्य जो हैं इनकी प्राप्ति कौन सुनिश्चित करता है? आगमनात्मक अधिगम, सामूहिक अधिगम, निगमनात्मक अधिगम या रचनात्मक अधिगम। तो यहाँ पर आपका अब सही हो जाएगा रचनात्मक अधिगम। तो ये सारी चीज़ें कौन सुनिश्चित करता है? रचनात्मक अधिगम। फिर आगे हम बात करते हैं प्रश्न की। आगे हमारा प्रश्न है कि कक्ष शिक्षण के दौरान शिक्षक निर्मित समूह अधिगम का मुख्य आधार निम्न में से कौन सा है? कक्ष शिक्षण के दौरान शिक्षक निर्मित समूह अधिगम का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? योग्यता इच्छा, विशेष योग्यता, अभिरुचि इच्छा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे हम प्रश्न की बात करते हैं कि अभिरुचि के आधार पर बने विद्यार्थी समूह के शैक्षिक क्रियाकलाप का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? अभिरुचि के आधार पर बने विद्यार्थी समूह के शैक्षिक क्रियाकलाप का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ड्राई पेंटिंग, मॉडलिंग स्पोर्टिंग, पेंटिंग स्पोर्टिंग या उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में समूह अधिगम की संरचना संबंधी अनिवार्यता निम्न में से कौन सा है? क्या है, कक्षा में समूह अधिगम की संरचना संबंधी अनिवार्यता निम्न में से कौन सी है या कौन सा है? तो क्या है, ऑप्शन है आपका 4 से 6 विद्यार्थियों का समूह, विषय योग्यताधारी विद्यार्थी को प्राथमिकता, विविधतापूर्ण समूह का नेतृत्व या उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें अनिवार्य हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा में कितने अनुदेशात्मक कालांश प्रत्येक सत्र निर्धारित किए गए हैं? 800, एक मिनट मिटा देते हैं, हाँ 800 एवं 1000 कालांश, 900 एवं 1100 कालांश, 1000 एवं 1200 कालांश या 1100 एवं 1300 कालांश। तो यहाँ पर जो बात की गई है आपके 800 एवं 1000 कालांश की बात की गई है, तो ये आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए ये जो आपके क्वेश्चन कराए गए हैं और थ्योरी हुई है, ये आपकी किस क्लास के लिए? ये आपके सुपर टेट सीधे सीधे आपका टॉपिक दिया हुआ है, सुपर टेट रीट में दिया हुआ सिलेबस में मेंशन है और KVS में, और ये आपका DSSB में भी पूछा जाता है, और हाल ही में आपका CTET आने वाला है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चन करिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
तो इसी के साथ ये क्लास यहाँ ख़त्म होती है। यहाँ पर क्वेश्चन की श्रृंखला ख़त्म होती है और अगला हम थ्योरी करने के बाद एनसीएफ 2005 करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आपको आगे के क्वेश्चन को कराएंगे। पहले हम एनसीएफ 2005 की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है एनईपी और आरटीई के नाम से, उसमें जाके पहले आप वीडियो देखिए, थ्योरी देखिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या संभावित हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए क्लास इसी के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।